हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फाइन, वेरी गुड। ऐसे ही निकलनी चाहिए आवाज। स्टूडेंट्स, थोड़ा फटाफट मैं रिवाइंड कर दूं आप पिछले पार्ट को। पार्ट वन किसका? पार्ट वन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। इसमें हम लोगों ने देखा था फोर्स कंपोनेंट को। फोर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन आती है जिसको हम कहते हैं कि फोर्स है। लास्ट में पार्ट वन के लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स को। तो अनबैलेंस बैलेंस में एक हम डिस्क्रिप्टिव, उस समय हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव रूप में भी देखा था कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और एक क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में बड़े इजी से लिख लोगे। फटाफट मैं कह देता हूं, इसको समझ लो, मैं समझा चुका हूं। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बड़ा इजी है। कि बैलेंस फोर्स मतलब कि अगर किसी चीज को, जैसे मान लो ये डस्टर है, इस दोनों को इधर भी सेम न्यूटन का फोर्स, इधर भी सेम न्यूटन का फोर्स, इसमें कहीं पे मोशन नहीं हो रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बिकॉज बोथ फोर्स एक्ट अपॉन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वली, यानी नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो ये इसमें बैलेंस फोर्स का मतलब कि नेट फोर्स जहां जीरो होगा वहां पे कहेंगे कि बैलेंस फोर्स है। इसमें क्या होता है कि नेट फोर्स एग्जिस्ट, नेट फोर्स होता है। मैंने एग्जांपल दिया था, याद होगा, 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो 5 न्यूटन ही है जो डायरेक्शन में। मान लो ये हमारा डस्टर है, इधर से मैं 50 न्यूटन का बल लगाता हूं और इधर से 10 न्यूटन का, तो 15 वाला भारी पड़ेगा तो इधर चला जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ 5 न्यूटन का, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट देन टेंडेंसी टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी है वो रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा? मान लो एक सरफेस बताया था मैंने, ये है, इसमें एक लगता है फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे, और ऊपर इसका अपोजिट फोर्स लगता है। ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये रेस्ट पोजीशन में रहता है, जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर। तो इसकी टेंडेंसी है कि रेस्ट में है जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये बैलेंस था, ऊपर जितना नीचे उतना। तो इफ एनी टेंडेंसी इन द रेस्ट देन टेंडेंसी इज इन द रेस्ट और मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड। साइकिल का मैंने एग्जांपल लिया था, साइकिल चला रहे हो, साइकिल पेडलिंग करना छोड़ दिए तो चलती जा रही है, धीरे धीरे रुक जाएगी, अगेन पेडलिंग करोगे फिर मूव करती है। तो कुछ टीचर बताते हैं कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है। नो, वेरी रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। वहां पे यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स अगर है तो व्हील पे अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, सरफेस का फ्रिक्शन, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, वो यूनिफॉर्म है। और कौन सा? बैलेंस फोर्स वहां लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो उसकी टेंडेंसी है यूनिफॉर्म स्पीड चलती है, कैन बी चेंज इन स्टेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और अनबैलेंस हो गया यानी वो फोर्स, नेट फोर्स भारी पड़ गया तो वो डायरेक्शन चेंज कर देगा, मोमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए, उसकी स्टेट चेंज कर देगा। तीसरा है कि कैन बी चेंज इन शेप। अगर मान लो एक बैलून लेते हैं या एक फुटबॉल लेते हैं, थोड़ा सा कम हवा भरना, दोनों तरफ दबाना, बराबर फोर्स लगा करके, तो उसका शेप पिचक जाएगा, लेकिन इधर उधर नहीं होगा। शेप चेंज इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें शेप का चेंज नहीं होता, इसमें डायरेक्शन ही बदल जाएगा उसका। ठीक है, ये एम्पल क्लियर। चलिए फटाफट अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने कोर टॉपिक पे, जिसको मैं पार्ट 2 कहूंगा। ठीक है, फोर्स की बात हो गई, अब लॉ ऑफ मोशन पे थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। अभी नहीं लगाएंगे, 2-3 मिनट बाद लगाएंगे। स्टूडेंट्स जब समझते हैं इस चीज को बहुत ही प्रिसाइसली, एक गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उनकी एंट्री यहां पे हो चुकी है। गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया था, 2 इंक्लाइंड सरफेस लिया था। यहां पे मैं देखूं, एक ये प्लेन सरफेस है, इस पे एक इन्होंने इंक्लाइंड सरफेस लिया था। मान लो किसी से ऐसा सरफेस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसा सरफेस एक, मान लो इसको ए ले लो, बनाने की दिक्कत है। ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है जहां से बॉल रोल कर सके, और वहां से एक यहां भी सरफेस लिया उन्होंने, बॉल। ठीक है, यहां पे एक बॉल, कौन सी बॉल? मार्बल की बॉल, मार्बल गोली समझ लो। ठीक है, एक गोली को यहां से रोल करा दिए इस डायरेक्शन में, और देखा उन्होंने कि थोड़ा मैं बराबर कर दूं क्योंकि यहां कंसेप्ट है इक्वल हाइट का। ठीक है, चलिए, तो अगर देखा जाए गोली को उन्होंने बिना किसी अप्लाइड फोर्स का यहां से छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, अगर गोली यहां पे आई और यहां से, फिर उसकी टेंडेंसी क्या देखा उन्होंने कि इस डायरेक्शन में, जो अगर प्लेन है सरफेस से कोई, और अगर बी है, ठीक है, तो ए से रोल किया तो बी की तरफ गई, यहां पे आ गई।
ठीक है, यहाँ पे आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस हाइट से, यहाँ पे बहुत समझना है, किताब में कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है कि जिस हाइट से उन्होंने छोड़ा, इस हाइट से, ये इंक्लाइन सरफेस है, इसकी हाइट यहाँ है, तो उसने उसी हाइट को, सेम हाइट को अचीव किया। अगर एच है तो एच हाइट को अचीव किया, ध्यान से समझना। फिर इन्होंने, तो इसको मैं सिचुएशन फर्स्ट कहूं, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसको थोड़ा डाउन किया, यानी मैं कहूं कि यहां से लेके इंक्लाइंड सरफेस अगर थीटा एंगल पे था तो अब इन्होंने थोड़ा सा एंगल को कम किया, यानी कि इंक्लाइंड सरफेस को और झुका दिया। इसका मतलब ये मैंने कहा कि यहां पे कर दिया, ठीक है। तो देखा उन्होंने इस हाइट से बाल छोड़ा इन्होंने, तो ये जो, हाँ, तो ये जो रोल करके फिर उसी हाइट को, तब तक उस हाइट को एक्वायर करने के लिए तब तक चलती रही जब तक उस हाइट को एक्वायर नहीं कर ली। तो डिफरेंस क्या रहा इसमें कि थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर की, किसलिए की कि हमें उस हाइट को एक्वायर करना है। तो यहां भी स्टूडेंट्स ये इसी हाइट को एक्वायर की जिस हाइट से वो रोल की गई थी, ठीक है। तो ये भी हाइट ये थी, तो यहाँ पे बाल आ गई, ठीक है। सिचुएशन 2 लेते हैं इसको, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने देखा, थोड़ा और एंगल कम किया। मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तो ये सरफेस, ये एंगल थीटा 1 लिया पूरा। अब इस सरफेस को और डाउन किया उन्होंने, कौन सा, इंक्लाइंड सरफेस को। इन्होंने एक और छोटा सा एंगल बनाया, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा दू। यहां देखा इन्होंने कि रोल किया मार्बल को, गोली को रोल किया, तो ये तब तक चलती रही जब तक इस डिस्टेंस, इस हाइट को कवर न कर ली। यानी कि ये हाइट कवर करने के लिए यहाँ बराबर हाइट, लेकिन देखो ये इतने ही डिस्टेंस से आई, लेकिन यहाँ इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। क्यों, जिस हाइट से चली उसी हाइट पे आई, आने के लिए यहां तक आई, ठीक है। ये भी हाइट, इसलिए हमने इसको थर्ड ले ले। चौथा उन्होंने एक देखा ऑब्जर्वेशन कि मान लो ये एंगल को, जो एंगल थीटा था, थीटा 1 था, इसको हम बिल्कुल इसी पे कर दे, ये जो हमारा था प्लेन इसी पे कर दे, यानी कि जो थीटा है इसको 0 कर दे बिल्कुल। ये जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस था इसको इस पे कर दिया सीधा। फिर देखा उन्होंने कि जिस हाइट से हमने डाला तो ये कंटिन्यू चलती गई बिना किसी फोर्स के, ये बैलेंस फोर्स ही है, सिर्फ बैलेंस फोर्स है, उसको मूव कराते गया। ये तब तक मूव करती गई जब तक कोई ऑब्स्टेकल इन्होंने एडिशनल फोर्स नहीं दिया, प्लेन सरफेस पे कंटिन्यू चलती गई। ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, बड़ी फैंटास्टिक। तो गैलीलियो साहब ने एक कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन, कि यार बिना किसी फोर्स को, बिना किसी ऑब्जेक्ट पे बिना किसी फोर्स को अगर किसी चीज को डाल दो तो उसका नेचर है कि वो चलती रहेगी बैलेंस फोर्स के साथ, कोई उसकी जरूरत नहीं एक्स्ट्रा फोर्स के, यूनिफॉर्म स्पीड में तब तक चलेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया। देखो कहीं डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं है, सीधे स्ट्रेट जा रही है। कैसे जा रही है, यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट जाना बंद तब कर देगी जब इसमें कोई फोर्स लगा दे, अपोजिट फोर्स या कोई दूसरे डायरेक्शन का फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चलता है, यूनिफॉर्मली चलता है। अनबैलेंस फोर्स ही वो फैक्टर्स है जो इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि जरा ध्यान से देखो, अगर हम फोर्थ सिचुएशन को लें, इसको मैं कहूं फोर्थ सिचुएशन, जहां 0 एंगल, फोर्थ सिचुएशन को अगर लें तो बड़े ध्यान से देखो। फोर्थ सिचुएशन वो कह रहा है, एंगल हमारा 0 है, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, और जो ड्रॉप किए हैं उस हाइट को भी पकड़ रही है, जो जहां से ड्रॉप हुई जिस हाइट को, उस हाइट को भी पकड़ रही है, और एंगल पर 0 कर दिया तो कंटिन्यू चलने लगी, डायरेक्शन लेस, सीधे चलने लगी, जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था। तो ये गैलीलियो साहब ने ऑब्जर्वेशन किया। देखो यहां से एक बड़ा टर्निंग आती है, जो कंफ्यूजन था पहले गैलीलियो युग और न्यूटन के युग से पहले, वो कंफ्यूजन एकदम इसमें दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे 0 है। यार देखा जाए तो जो अनबैलेंस फोर्स है यहाँ पे 0 है, अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू 0, तभी तो सीधे चल रही है।
अगर अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा इसका मतलब कि 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन 5 न्यूटन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसमें उसको लेके चला जाएगा, डायरेक्शन दे देगा। यहाँ तो सीधे जा रही है बिना डायरेक्शन की, स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, चलिए तो मैं मिटाता हूं इसको। तो अनबैलेंस फोर्स देखा उन्होंने कि यहाँ पे तो जीरो है, तो कंक्लूजन क्या निकला भाई? कंक्लूजन निकला कि ये तो किसी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्वभाव है कि वो रेस्ट पोजीशन में जाना चाहती है अनटिल अनलेस उस पर कोई अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल किया जाए। ठीक है, अब यहीं से ध्यान रखना, रेस्ट पोजीशन उसका नेचर है, उसका स्वभाव है कि रेस्ट में रहना चाहती है। तो फिर हुआ क्या? चलो फिर देखो क्या हुआ। कुछ हुआ यूं कि निकला कंक्लूजन कि भैया जो मोशन हम पढ़ रहे हैं इस मोशन के लिए दो चीज निकल के आई। क्या? बैलेंस फोर्स निकल के आया और अनबैलेंस फोर्स, ये दो बातें निकल के आई। इसके लिए एक बात निकल के आई कि नो नीड टू नेट फोर्स टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। नो नीड टू क्या मिलेगा? नो नीड टू नेट फोर्स। बड़ा ध्यान देना, नेट फोर्स से कंफ्यूज करता है, क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया। नो नीड टू नेट फोर्स टू सस्टेन मतलब कि कंटिन्यू चलने के लिए, टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, बहुत मजेदार है। ठीक है, आते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। तो इसमें क्या हुआ? इसका कंक्लूजन इसमें क्या निकला कि इसमें तो कोई एडिशनल फोर्स, नेट फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें नेट फोर्स की जरूरत है, तभी तो किसी डायरेक्शन में भगा लिया जाता है। तो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द डायरेक्शनल मोशन, नीड टू एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द डायरेक्शनल साफ लिखूं मैं, डायरेक्शनल मोशन। बड़ी मजेदार आ रही है, अब क्लाइमेक्स आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्शनल मोशन के लिए ये चीजें चाहिए। इसका मतलब इंडीड रियली में हो क्या रहा है? इंडीड अनबैलेंस फोर्स कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है, ये तो नेचर है, कहीं पढ़े हो, लेकिन दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने मूवमेंट है, गाड़ी घोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग जितने चल रहे हैं, हम तो मोशन की बात कर रहे हैं ना, रेस्ट की तो बात ही नहीं करनी है जा रहे, हमें तो मोशन की। तो अब जो आपका चैप्टर रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है। इंडीड रियली में हो क्या रहा है? इंडीड अनबैलेंस फोर्स कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब कि जो अनबैलेंस्ड है ये कैन नॉट बी जीरो। अगर जीरो होगा तो रेस्ट पोजीशन हो जाएगी, हमें रेस्ट की बात ही नहीं करनी आगे, हमें तो मोशन की बात करनी है, तो कैन नॉट बी जीरो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरफेस को चाहो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो जाए, संभव है? नहीं संभव है, फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, आइडियल पोजीशन जल्दी नहीं आ पाएगी। हाँ, थोड़ा सा टेंस टू फ्रिक्शनलेस कर सकते हो, कुछ लुब्रिकेंट लगा दोगे, कोई और चीज लगा दोगे तो थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहां से मैं टेक ऑफ लेता हूं। ये ऑब्जर्वेशन किस चीज का था? ध्यान रखना, किताब पढ़ते हो आप ब्रेकअप नहीं कर पाते हो। अभी तक जो मैंने बोला, अभी तक जो पार्ट 2 में मैंने बोला, वो बोला ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। कंफ्यूज मत होना कि न्यूटन मिक्स कर देना। ये अभी तक देखा आपने, यहां तक इस लेक्चर में, यहां तक इट्स ए गैलीलियो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन देखा था। अब इस ऑब्जर्वेशन को, मतलब ये सारा का सारा अगर देखा जाए, ये क्या था? गैलीलियो ऑब्जर्वेशन था। ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था पूरा। अब गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया न्यूटन साहब ने। क्या कहा इन्होंने? देखते हैं। अब असली चैप्टर की शुरुआत होती है कि गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा मूव कराया। इनके जो ऑब्जर्वेशन को या जो इनकी आइडियाज थी, इसको आगे बढ़ाया न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। सर इसलिए कहा जाता है कि इनके हाथ बहुत लंबे थे, ये बरगद के पेड़ थे, ये कहीं भी हाथ लगाए थे, कहीं भी इनकी जड़ थी। फिजिक्स में भी जड़ थी, मैथमेटिक्स में भी उतनी जड़ थी इनकी। ठीक है, इसलिए इनको सर, रिस्पेक्ट से इनको सर कहा गया।
चलिए देखते हैं कि न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए। क्या दिया इन्होंने न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया। क्या लॉ दिया? फर्स्ट मोशन के लॉ, सेकंड और ये थर्ड। 3 लॉ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है कुछ खास किस्म का है। इसका अभी नाम मैं नहीं लूंगा, या कह तो ले लूं, नहीं लूंगा अभी, क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ हम स्टार्टअप करेंगे बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट से, बिना नाम लिए, और जब एंड में पहुंचूंगा तो बता दूंगा कि फर्स्ट लॉ ही ये चीज है। ठीक है, उस चीज को ही मैं छुपा के रखना चाहता हूं। चलिए आते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसमें बड़ी एक अजीब सिचुएशन थी। क्या उन्होंने दिया था फर्स्ट लॉ को? फर्स्ट लॉ में दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, उन्होंने भी कहा, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गैलीलियो को, कि कोई ऑब्जेक्ट है रिमेन वांट्स इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, और रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल रहना चाहती है जब तक कि कोई चेंज न किया जाए, कोई उसके स्टेट को अप्लाइड फोर्स लगा करके चेंज न किया जाए। बात ये भी उन्होंने ही कहा, कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा सरफेस है, सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स WmG लग रहा है, ऐसे लिख दूं, ये फोर्स लग रहा है। इसका अपोजिट फोर्स इसी न्यूटन के अगले लॉ में पढ़ेंगे। अब यहां समझिए, इसकी करस्पॉन्डिंग फोर्स यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगता है, कह सकते हैं अपोजिट फोर्स, ठीक है। हैंग किया है, ये फोर्स जितना है उतना ही ये सरफेस कौन लगा रहा है, बड़ा कंफ्यूजन न करना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अपने तरफ खींच रही है, तो जैसे खींच रही है तो सरफेस भी ऊपर की तरफ उतनी फोर्स लगा रहा है, इसलिए रेस्ट पोजीशन में। क्यों है ये रेस्ट पोजीशन में। मान लो अगर ये सिचुएशन मैं एक कहूं और इसको मैं यहां पे लेके आ जाऊं, ये यहां पे आ गया, मूव किया और ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ठीक है। इसको मैं सिचुएशन 2 कहूं, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनी? यहां पे तो दोनों बराबर किए थे, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट आया, ये यहां पे क्यों मोशन किया? क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाला ये तो नेट फोर्स 0 कर दिए, ये तो नेट फोर्स क्या किए 0 किए हैं, अपनी जगह पे बनी है। कोई एक ऐसा एडिशनल फोर्स, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट रिमेन्स वांट्स इन रेस्ट पोजीशन अनटिल अनलेस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? अनबैलेंस फोर्स की बात मैं करूंगा, क्योंकि उसी से डायरेक्शन चेंज होना है, तो अनबैलेंस फोर्स ही है जो यहां से लेके यहां आ गया। इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो कि मोशन एक डायरेक्शन में है। क्या है? एक यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? डायरेक्शन की। मोशन एक डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। 2 बातें निकल के आई। स्टूडेंट्स जरा सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को, क्या सिचुएशन फर्स्ट और प्लस सिचुएशन सेकेंड, दोनों को साथ लेके चलो। हो क्या रहा है कि इन नेचर, अगर देखा जाए कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है? ऑब्जेक्ट का नेचर है कि रेस्ट, क्या है? रेसिस्ट कर रहा है। अगर ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक आया, यहां एकदम रेसिस्ट किया, दोनों बराबर, एकदम जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन यहां आया तो भी रेसिस्ट किया, लेकिन आ गया। इसका मतलब यहां पे कि ये तो नेट फोर्स इसका 0 किया है, लेकिन जब यहां से यहां तक आ गया तो ये क्यों आया? यहां से यहां तक खिसक के आ गया। यहां पे अनबैलेंस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स जो मैंने बताया था, नेट फोर्स यहां पे रिक्वायर्ड है, नेट फोर्स रिक्वायर्ड हुआ, ठीक ना। नेट फोर्स यहां रिक्वायर्ड हुआ। नेट फोर्स जो आया वो 0 नहीं है, नेट फोर्स कुछ है, तभी तो अनबैलेंस है। तो नेट फोर्स ही यहां पे इसको लेकर के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आना नहीं चाह रहा है, इसका कैरेक्टर है, बहुत जिद्दी है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर किए हैं। यहां पे तो हमने एक एडिशनल लगाया और खिसक के आया, जिसको मैंने कहा अनबैलेंस फोर्स कहा मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल तरीके से कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेसिस्ट करता है कि मैं कहीं हिल डुल, बहुत आलसी रहूं, कहीं मूवमेंट मेरा ना हो, है ना, मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो। क्या ना हो कि इस दोनों को देखो ध्यान से। तो यह हुआ कि ये रेसिस्ट किया, क्या रेसिस्ट किया, पहला वाला रेसिस्ट किया ये वाला, और दूसरा वाला मोशन में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन स्टेट हुआ, ठीक है, चेंज इन स्टेट, ऑब्जेक्ट के स्टेट यानी पोजीशन चेंज हुई। बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज, या मैं दूसरी बात कहूं, अगर इस दोनों को मिला करके मैं कहूं कि दोनों ने एक बड़ा जबरदस्त, क्या इनमें दोनों
दोनों में एक कैरेक्टर है क्या, टेंडेंसी टू रेसिस्ट, टेंडेंसी टू रेस्ट। क्या हुआ कि टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब, क्या है कि डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं। तो एक मैं वर्ड यूज करूंगा कि ये क्या चाहते हैं, टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब, TURBE, टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब। यहीं से हम टेक ऑफ लेते हैं चैप्टर का। क्या है कि टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो बातें को लेकर पकड़े हैं कि वेदर इज वांट इन रेस्ट पोजीशन, या तो ये रेस्ट पोजीशन में रहेंगे और इन मोशन, और इन मोशन, मोशन। और कौन सी मोशन की बात मैं कर रहा हूं, सेम वेलोसिटी वाला मूविंग मोशन या मूविंग मोशन या मूविंग। यही तो सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है। और इन्हीं दोनों सिचुएशन को क्या ये चाहते नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, ये रेसिस्ट है, रिजिड है, दृढ़ है, नहीं जाना है, लेकिन फोर्स लगा करके आगे भेजा, ठीक है। तो ये इनका नेचर है कि यही रहना चाहते हैं, मूविंग नहीं चाहते, लेकिन हमने मूव करा दिया। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है यही है कि उन्होंने दिया कि उसका नेचर है रेसिस्ट करेगा, बिल्कुल जड़ से पकड़ लेगा। देखो मैं जो मैंने छुपा के रखा था, क्या वर्ड यूज करूंगा, एकदम जकड़ लेगा, जड़ लेगा, नहीं जाएगा। लेकिन हमें तो उस जड़ को जो पकड़ के जिस फोर्स से वो बैलेंस करके रुका है, उस फोर्स को तोड़ना है। तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए इन दोनों का बैलेंस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने तोड़ दिया, ये मूव कर गए। इसका मतलब कि जो इनका जकड़ने की जो टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को हिला दिया। और इसी को स्टूडेंट्स कहा गया इनर्शिया। इसी को क्या कहा गया, इनर्शिया। क्या कहा गया, इनर्शिया। तो जो मोशन का जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यही मैं छुपा के रखा था। तो ये सारे सिचुएशन के बाद देखा आपने कि क्या क्या हुआ, जिसको मैंने कहा कि यार ये तो न्यूटन साहब ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे पोजीशन में इसका नेचर है, इस पोजीशन के फोर्स को तोड़ना है और तोड़ करके मूव करा देना है, वही इनर्शिया है जो उसको हिलने नहीं दे रहा है। हिंदी में कहूं तो जड़त्व है, उसको पकड़ के बैठा है, ठीक ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया। मान लो एक और चीज, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है, इसको अपोजिट फोर्स मत समझना, इस पे एक F1 लग रहा है, एक मैंने F2 लगाया, इधर एक F3 लगाया, ठीक है। हिल डोल नहीं रहा है, फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। ये सारे फोर्स लग रहे हैं, चारों तरफ लगा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है। यानी कि जो इसकी इनर्शिया है वो टूट नहीं रही है, यानी कि जितने फोर्स लग रहे हैं उसकी इनर्शिया के बराबर ही लग रहे हैं, 0। इसीलिए ये मूवमेंट नहीं है। जब वो फोर्स, हमें उतने फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा जो इनर्शिया का फोर्स है, जो इसको जकड़ के रखी है। अगर उस इनर्शिया के फोर्स पे हमारा एडिशनल फोर्स भारी पड़ जाएगा तभी इसमें मूवमेंट होगा। यानी अनबैलेंस फोर्स इज ग्रेटर देन इनर्शिया, तभी मूवमेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स आते हैं जरा थोड़ा सा और इसको एक स्टेप एक्सेलरेट करने हैं। तो देखा था हमने F1 प्लस F2 F3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अनडिस्टर्ब होना चाहता है, वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। इसका मतलब कि कोई पार्टिकल है और रिमेन चाहता है अनडिस्टर्ब होना, ठीक है। वो चाहता है कि मैं डिस्टर्ब ना हूं। तो अगर डिस्टर्ब नहीं होगा यानी कि वो चाहता है कि अनडिस्टर्ब रहूं, अनडिस्टर्ब रहूं। इसका मतलब बताया था मैंने, वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में रहेगा, मूवमेंट में रहेगा ना, मूवमेंट में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन 0 की, हमने इस पर डायरेक्शन क्यों लगाया, आप ध्यान रखिए, क्वांटिटी वेक्टर स्तर की एक्सेलरेशन 0 की बात कर रहे हैं। 0 एक्सेलरेशन है, मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ एंड इफ ये तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, एंड इफ फोर्स इक्वल टू 0। थोड़ा टेक्निकल में चले कि ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स 0 है। इसका मतलब कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चले, एंड ओनली एक वर्ड यूज कर दो, ओनली एंड ओनली इफ फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा।
एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसमें बहुत मजेदार है। चलिए आइए। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविटी है। देखो अब इनर्शिया की बात हम करेंगे। क्या आ गया? बैलेंस, अनबैलेंस, फोर्स, मोमेंट, इंक्लाइंड सरफेस, डिक्लाइंड सरफेस, सब कुछ को पार करते हुए लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है जिसको हम इनर्शिया बोल रहे हैं, वर्ड यूज किया हमने। अब इनर्शिया की बात करेंगे। जो आगे बात करूंगा टर्म इनर्शिया की बात करूंगा। जरा देखते हैं, मान लो एक एक्टिविटी करते हैं, एक ग्लास ले लो, ठीक है। चलिए बड़े इंटरेस्टेड है। अगर हम एक ग्लास ले लिए, चलो ये ले लिए, एक ग्लास ले लिए, ठीक है। एक ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, ये चलिए एक है ग्लास हमारे पास, एक ग्लास लिया, ग्लास पे हाँ ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिए। मान लो ग्लास के ऊपर, ग्लास के अगर इसी को एग्जांपल है कि ये ग्लास है, मान लो स्टूडेंट ग्लास है, इसके ऊपर हमने एक पेपर रखा है, पेपर, ठीक है। कार्डबोर्ड हल्का सा पेपर रख दिया हमने, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखेंगे, यानी कि क्या है हमारा, ये पेपर है, पेपर है कोई हार्ड, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक कॉइन रखा, ये क्या रखा हमने, कॉइन, कॉइन रखा, सिक्का। और देखो कितने तरह के सिक्का रखेंगे। मान लो एक सिक्का रखा, एक मैंने सिक्का रखा यहां पे, ठीक है। एक सिक्का रखा हमने यहां पे, ठीक है, सॉरी एक सिक्का रखा हमने, ये सिक्का मान लो ये सिक्का रखा ₹2, 2 रुपए का सिक्का रखा, और इस पे एक फोर्स लगाया हमने, इधर से क्या लगाया, फोर्स, इधर से फोर्स लगाया, क्या लगाया हमने, इधर से फोर्स, इसको मार दिया सिक्का, तो ये पेपर आगे चला गया उछल के, और जो कॉइन से गिर गया, ठीक है। कॉइन्स कहां गिरा, कॉइन्स आकर के कुछ यहां पे गिरा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया आपने, तो कॉइन्स यहां भी ग्लास के एकदम, ये बाहर जा सकता है, पॉसिबल है बाहर जा सकता है, बहुत हल्का होगा कॉइन्स तो बाहर जा सकता है, तो माना कि यहां पे आगे गिरा, ठीक है। दोबारा रखते हैं 5 रुपए का सिक्का, आगे मार्केट में फिर रखा हमने, तो वो कॉइन्स थोड़ा सा यहां पे आके गिरा, ठीक है। और ध्यान से समझो इस चीज को। तीसरा मान लो रखते हैं 10 रुपए का कॉइन्स, वो कॉइन्स आकर के यहीं पे गिर गया, ध्यान से समझिए, ये कॉइन्स यहीं पे गिर गया। इसका मतलब कि जो 2 रुपया का कॉइन्स है, 5 रुपया का कॉइन्स है, 10 रुपया का कॉइन्स है, इनका अगर फोर्स जितना, सब पे हमने इक्वल फोर्स लगाया, तो हल्का वाला यहां गिरा, एक यहां गिरा, और जो सबसे भारी था आकर के वो पास नहीं रह गया। एक और हो सकता है इससे भी बड़ा, जो यहीं पे आके गिर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जरा एनालिसिस करो, न्यूटन साहब ने एनालिसिस किया क्या, कि यार ये जो फोर्स है, एक फोर्स लगाया तो यहां आया, एक फोर्स लगाया यहां आया, फोर्स लगाया, क्या इस फोर्स का कुछ मास से रिलेशन है। इसका मतलब एक बात आ गई कि ये फोर्स का कुछ मास से रिलेशन है क्या, तो देखा गया यस, क्यों, क्योंकि जो वेट है हमारा मास वेट है, तो वेट है, यानी कि देखा इन्होंने कि ये कारण है कि जिनका इसका वेट कितना है, ज्यादा है। मान लीजिए हम वेट की बात करते हैं, तो अगर वेट पर देखा जाए, वेट पर देखें तो 10 रुपया का सिक्का का ज्यादा वेट है, उसके बाद 5 रुपये का, उसके बाद 2 रुपये का। इसका मतलब कि जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वो जो इनर्शिया है वैसे वैसे, अब डिस्टेंस मतलब क्या है, कम डिस्टेंस कवर किया, तुरंत गिर गया। इसका मतलब ये कॉइन्स तो इनर्शिया उसकी जाने नहीं दे रही है, लेकिन फोर्स लगा दिया तो ये आगे निकल गया वो अपनी जगह पे ही, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस वजह से गिर गया, ठीक है। ये भी सिक्का रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये पेपर को मैंने मारा, सिक्का नीचे गिर गया, लेकिन थोड़ा कम डिस्टेंस पे गिरा, ये भी गिरा, कम डिस्टेंस पे गिरा। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्शिया भी उतनी ही भारी होती है। यानी कि अगर हल्का वाला 2 रुपए का सिक्का यहां आ गया, ये 10 रुपए वाले सिक्के को यहां गिराने के लिए इसकी जगह पे मान लो ये 10 रुपीज का सिक्का है, ये 10 रुपए का सिक्का यहां से इस कार्डबोर्ड को मारोगे तो इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे आएगा, जबकि ये 2 रुपये वाला सिक्का जो है ये आसानी से आ गया क्योंकि हल्का था। इसका मतलब कि जितना जिसकी एनर्शिया ज्यादा है
उतने ही वो उतना ही रेसिस्ट करेगा, और हमको उसकी इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब वेट बढ़ा तो वैसे वैसे इसकी इनर्शिया भी इंक्रीज की। ठीक है, अगर ऐसे इनर्शिया इंक्रीज की तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे वेट बढ़ा तो वैसे वैसे हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, वैसे फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो W1 है, अगर देखा जाए इसको W1, W2, सॉरी ये W1, W2 और W3, इसका मतलब क्या हुआ कि जो W3 है, W3 इज ग्रेटर देन W2 और ये W1। तो इसी तरह से जो इनर्शिया है, इनर्शिया भी इसी तरह से बढ़ रही है, यानी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, उसी करस्पॉन्डिंग उतने ही फोर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी देखा हम लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि जरा एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि इससे तो एक चीज कंक्लूजन निकला कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, इसका मतलब कि जिसका जितना मास रहेगा उतना फोर्स उतनी एनर्जिया। तो अगर हम एक लिटरेचर के रूप में लिखना चाहें तो लेस मास लेस इनर्शिया लेस फोर्स। क्या निकला हमने? लेस मास, ये तो निकला लेस मास लेस इनर्शिया लेस फोर्स। ठीक है, लेस मास लेस इनर्शिया लेस फोर्स, कोई दिक्कत? लेस मास लेस इनर्शिया लेस फोर्स। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो मोर मास मोर इनर्शिया मोर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर मास इक्वल टू मोर इनर्शिया इक्वल टू मोर फोर्स। यही तो हमारा कंक्लूजन क्रक्स आया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि masses ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसका मतलब निकला कि masses ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर इनर्शिया। masses of an object measures inertia। ये मासेस ही है जो इनर्शिया को मेजर करेगा। और हमें ऑब्जेक्टिव कैसे चैप्टर को पढ़ने का, हमें इनर्शिया तोड़ना है, क्योंकि इनर्शिया है जो जकड़ के बैठी है और जकड़ के वो बैठा हुआ हिलने नहीं देगा। तो जिस फोर्स से इनर्शिया उसको रेस्ट पोजीशन में की है, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब उसकी इनर्शिया क्रैक होगी, ब्रेक होगी। और जब इनर्शिया ज्यादा फोर्स से ब्रेक होगी तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आएगा। ये हमारा पढ़ने पढ़ाने का ऑब्जेक्ट था। क्लियर? वेरी क्लियर। चलिए, तो अब देखेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप की इनर्शिया होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इनर्शिया ज्यादा नहीं है, 3 टाइप का मैं लूंगा। फर्स्ट हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या लिया मैंने? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई दिक्कत? आप बना लो इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या लेंगे? आपको सोचो क्या लोगे कि बस में अगर बस है, बैठे हो बस में और सडनली बस स्टार्ट कर दिया, बोलो, बस में बैठे हो और सडनली स्टार्ट कर दिया, तो बस में आप बैठे हो किसी सीट पे और सीट कांटेक्ट है सरफेस ऑफ बस पे, तो बस के सरफेस बस आगे बढ़ी तो आपकी इनर्शिया, आप ऑब्जेक्ट हो, आपकी इनर्शिया या चेयर पे बैठे हो, दोनों लोगों की इनर्शिया तो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगी, लेकिन इनर्शिया तो टूट गई क्योंकि आपकी इनर्शिया से ज्यादा फोर्स उसका इंजन लगा दिया बस का, इसलिए वो आगे बढ़ा और आप रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हो, ऐसे लुढ़क गए पीछे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो और बाइक को टर्न कर दिया लेफ्ट या राइट, अगर लेफ्ट टर्न किए तो राइट पोजीशन पे आप आ गए और राइट टर्न किए तो लेफ्ट पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि आप बॉडी आपकी आई, क्यों? इनर्शिया।
आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहती है, आपकी बॉडी का इनर्शिया है, जकड़ के बैठा है, लेकिन उससे ज्यादा मोमेंट हुआ तो आपकी इनर्शिया टूट गई और अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले लीजिए इनर्शिया का, मोशन का ले लीजिए, बहुत है आसान है कि बस जो है ब्रेक लगा दी है, बस क्या लगा दी यहाँ पे बस ने ब्रेकिंग कर दी, बस एक ब्रेक लगा दी तो आप आगे की तरफ झुक गए। क्यों? क्योंकि बस में ब्रेक का इंजन ने मोशन को अपने स्टार्ट किया, लेकिन आप तो जिस पोजीशन में आराम से बैठे रहना चाहते हो, आपका जो इनर्शिया है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, लेकिन ब्रेक लगा दिया, एक उल्टा फोर्स लगा, अपोजिट फोर्स लगा जो आपके इनर्शिया से ज्यादा लगा, इसलिए आप आगे की तरफ झुक गए। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हैं जो हमने कवर करने की कोशिश की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट कवर हो गया। स्टूडेंट्स आई थिंक आप इंजॉय किए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, व्यूज करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा और आई होप सो यू गेट ए गुड कंटेंट। बट आपका कमेंट बताएगा गुड और बैड। आप निगेटिव चीज भी हमें बताओ कि आपने इस चीज को अच्छा से नहीं समझाया, मैं आगे से और अच्छा समझाऊंगा। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।